कि अगर बात आगे बढ़ती है तो हम ट्राइपार्टाइट यानी तीनों पक्षों को साथ रखेंगे, यूक्रेन, और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद पुतिन से ट्रंप ने बात की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज जहां एक तरफ ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो रही थी, तो अब ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। अब क्या बात हुई है कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, लेकिन आपको बता दें ये जरूर ट्रंप की ओर से कहा गया है कि अगर तब मैं प्रेसिडेंट होता तो जो ये पूरी वॉर शुरू हुई है ये शुरू ही नहीं होता, ये सिचुएशन ही नहीं आती। ये जो पूरी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है ये जो बाइडेन की वजह से बनी हुई है। जो बाइडेन भ्रष्ट राष्ट्रपति थे ये आज ट्रंप की तरफ से कहा गया है। और अब बड़ी बात आपको बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई है और अब इसके बाद ट्रंप ने पुतिन से भी फोन पर बातचीत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि आज ज़ेलेंस्की के बीच में और साथ ही साथ ट्रंप के बीच में जो मुलाकात हुई है वो रूस और यूक्रेन के बीच में एक निर्णायक मोड़ कि ये पूरी जंग किसी ना किसी तरीके से रोक दी जाए। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही ट्रंप की तरफ से सख्त लहजे में यह कह दिया गया था कि क्रीमिया का सपना छोड़ना होगा। इसके अलावा ये कहा गया था कि नाटो में भी शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात अब ज़ेलेंस्की को मान लेनी चाहिए। डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाके भी छोड़ने होंगे, ये बात भी यूक्रेन को मान लेनी चाहिए। हालांकि इस बात को सिरे से खारिज करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति नजर आए थे, लेकिन आज जब यह बातचीत हो रही थी तब इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि आज शायद यहां से शांति का रास्ता, इस युद्ध को रोकने का रास्ता निकल सकता है। फिलहाल बातचीत का निष्कर्ष क्या रहा है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ट्रंप की तरफ से इस मुलाकात में कुछ बड़ी बातें कही गई है जो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पूरी बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी ज़ेलेंस्की के साथ यह आखिरी मुलाकात नहीं है, इस पे आगे भी बातचीत होती रहेगी। बिल्कुल। और यहाँ पे बता दें ट्रंप की अभी बात नहीं हुई है। ट्रंप ने यह कहा है, यह ऐलान किया है ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कि वो कल पुतिन से भी बात करेंगे, सीज फायर को लेकर बात की जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बैल साहब, कई बार कहते हैं ना कि जो कई बार आप वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपका बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज वो एक्सप्रेस कर देती है। और आज ट्रंप जिस तरीके से गर्मजोशी से मिले, क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ट्रंप अब चाहते हैं कि पीस डील हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर मैं रशिया का और यूक्रेन का युद्ध को बंद करवा दूंगा, पर वो हुआ नहीं। अभी ज़ेलेंस्की जो है वो उनका जो डावाडोल है पूरी की पूरी उनकी गवर्नमेंट, अगर ये पीस डील हो जाती है तो अगर उनको टेरिटोरियल कंसेशन देने पड़ते हैं तो ज़ेलेंस्की अगला इलेक्शन पक्का हार जाएंगे और उनके ऊपर जितने करप्शन के चार्जेस हैं वो शायद केसेस भी हो जाए। ज़ेलेंस्की क्लियरली जानते हैं कि अगर पीस डील होती है टेरिटोरियल कंसेशन पे तो वो इलेक्शन अगला हारेंगे, उनको इलेक्शन करना पड़ेगा, हारेंगे। इस समय मार्शल लॉ चल रहा है। यूरोप क्या चाहता है? यूरोप को लगता है कि ये इनकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यूरोप को लगता है कि अगर हम रशिया जो उनका मेन थ्रेट है उसको अगर हम वीक करें इकोनॉमिकली और मिलिटरीली और हम फाइट करवाएं ज़ेलेंस्की से यूक्रेन को। अभी यूक्रेन में लाखों की संख्या में जो उनके सोल्जर्स है वो मारे जा चुके हैं, 10 लाख के करीब दोनों साइड से, जो कि सिविलियन और सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। तो इतनी बड़ी तबाही हो चुकी है और यूक्रेन अंदर से भी तबाह और बर्बाद हो चुका है। रशिया कभी भी नहीं मानेगा कि वो डॉनबास उसको ना मिले, डॉनबास लेके रहेगा। क्रीमिया और नाटो ना ज्वाइन करना तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया। आखिरी चीज जो वो चाहता था कि इलेक्शंस हो, क्योंकि उसने कहा था कि मूल कारण क्या है, वो मूल कारण अलग करने पड़ेंगे और मूल कारण दो ही हैं, नाटो ना ज्वाइन करे और दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इलेक्शंस हो। और इलेक्शंस को उनको मालूम है कि ज़ेलेंस्की हार जाएंगे, पर वो चाहते हैं कि उनकी तरफ से जो उनके नॉमिनी होंगे, क्योंकि वहां रशियन स्पीकिंग पीपल भी है, तो कहीं ना कहीं वो वापस पावर में आए ताकि एक लॉन्ग टर्म उनके साथ रिश्ते बेटर हो। ये जो बनाना चाहते थे बफर स्टेट यूरोपियन देश रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा उनका सपना। इसी वजह से यूरोप भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके। लेकिन ये एक ऐसी स्टेज है कि अगर अमेरिका हथियार देने बंद कर दे, अमेरिका आपको मालूम होगा 16% देता है नाटो का बजट और साथ में 2/3 डिफेंस के जो इक्विपमेंट और उसमें जो हिस्सेदारी उसकी है। तो अगर अमेरिका बंद कर देता है सपोर्ट करना
तो ये वॉर पक्का बंद हो जाएगा कुछ समय के अंदर अंदर। बिल्कुल। देखिए विनय शुक्ला जी, ये बात आज ट्रंप ने कही कि वो यूक्रेन में चुनाव के लिए तैयार है। आपको लगता है कि जंग के हालात के बीच में ये चुनाव होने चाहिए, ये हालातों को सुधारेंगे या और ज्यादा बिगाड़ देंगे? क्या लगता है आपको? बात यह है कि इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चुनाव हुए थे, तो चुनाव हो सकते हैं, पर यह है कि उसके लिए जो नीति बनानी है कि उसमें जो लोग यूक्रेन से बाहर चले गए उनको भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, अपने लोगों को नॉमिनेट करना चाहिए। अगर ये सब होगा तो हो सकता है, पर और अगर फैसला हो जाता है बातचीत का एकदम, तो उसमें युद्ध विराम होगा भी, जरूर होगा, क्योंकि उस दौरान जो है वो चुनाव की तैयारी की जा सकती है। तो ये पॉसिबल है पूरी तरह से, पर वो ज़ेलेंस्की नहीं चाहते हैं ये असल, क्योंकि वो ठीक कहा है कि वो हार जाएंगे। ठीक है सोई साहब, जिस तरीके से ट्रंप इस वक्त सेंटर में हैं, पहले उनकी पुतिन से मुलाकात और अब आज ज़ेलेंस्की से और भी तमाम बड़े अलग अलग विश्व के नेताओं से मुलाकात चल रही है, लेकिन ट्रंप इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ट्रंप की ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कामयाब हो पाएगी? क्योंकि वहां पुतिन से तो कोई ठोस जवाब मिला नहीं, कोई कमिटमेंट मिली नहीं, और अभी फिलहाल जो अभी मुलाकात का दौर चल रहा है यहां से भी कोई ऐसी कमिटमेंट फिलहाल अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल प्रिया जी, जिसको कहते हैं कि ट्रंप इस समय में साम दाम दंड भेद सभी चीजों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिसको डिप्लोमेटिकली या कूटनीति का सबसे मुश्किल इम्तिहान है। रशिया की अपनी डिमांड, यूक्रेन की अपनी डिमांड। अगर यूक्रेन डिमांड मान जाता है तो ज़ेलेंस्की की ताकत से बाहर हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टरशिप से बाहर हो जाएगा, उसे जमीन दे दी। लोग कहेंगे 3.5 साल आपने लड़ाई लड़वा ली, उसके बाद आपने जमीन भी दे दी और फिर शांति कर ली इस कंडीशन पर। उसका फेस सेविंग कहीं ना कहीं कुछ किया है। रशिया की अपनी डिमांड है कि वो कह रहा है कि मैं लुहांस्क, डोनबास और क्रीमिया नहीं छोड़ूंगा, और शांति गारंटी दोनों ही चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें, ऐसे में दोनों को आमने सामने लाना, एक टेबल पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उधर से यूरोपियन यूनियन अलग, यूरोप के देश अलग यूक्रेन के साथ खड़े हुए कि यूक्रेन मान लिए थोड़ा मानने की कोशिश करे तो वो कंफर्म कर देते हैं कि भैया हम तुम्हारे साथ है, तुम मत जाओ। तो ये बात इस समय में, पर मेरा ये मानना है इस समय में प्रेशर टैक्टिक्स ही काम आएगी, क्योंकि इसके अलावा शांति चाहते दोनों दिल में, अपने अंदर ही अंदर शांति चाहते हैं। रशिया भी चाहता है और यूक्रेन भी चाहता है, यूक्रेन के लोग भी चाहते हैं। सब लोग मैं समझता हूँ परेशान हो गए होंगे इतने सालों की लड़ाई में, लेकिन शांति के लिए फेस सेविंग दोनों का किस प्रकार हो, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि दोनों की इज्जत भी बचे, शांति भी हो जाए। और मुझे ये लगता है एक सजेशन मेरी तरफ से, जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ हिस्से यूक्रेन को दे दिए जाए कि ठीक है भैया इतना कब्जा किया, थोड़ा रशिया छोड़ता है, थोड़ा ही आपको मिल जाता है, बाकी कुछ बड़ा पोर्शन लुहांस्क को, डोनबास का वो रख लेगा, क्रीमिया रख लेगा। तो कहीं ना कहीं एक बीच की बात रखते हुए अगर करेंगे तो ये होगा, जो कि शायद सभी के लिए अच्छा रहेगा। बीच का फॉर्मूला क्या हो सकता है पूर्णिमा नाथ जी? देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन ट्रेल में उन्होंने प्रॉमिस किया था 24 आवर्स में ये युद्ध रुकवा देंगे। 24 एक बार नहीं बोला, बार बार बोला, हर कैंपेन ट्रेल में बोले। अब 6 महीना हो गया उनसे ये काम हुआ नहीं, और बार बार जाके उनके प्रेस सेक्रेटरी से लेकर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, प्लस उन्होंने डिमांड कर रहा है हमें नोबेल प्राइज चाहिए। मुझे ये लग रहा है प्रिया जी, अनफॉर्चुनेटली ये एक दिखाना है उनके बेस को कि मैंने करके दिखाया। तो ये सीज फायर नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली हमने पहले भी कहा था कि सीज फायर नहीं होगा, क्योंकि वहां पे सीज फायर होने के लिए आपको दोनों पार्टी को एक साथ लाना है। ये कोई डिस्कशन, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा था, डिप्लोमेटिक कोई कन्वर्सेशन हुआ नहीं था। एक पार्टी थे और वहां पे सिर्फ अपॉर्चुनिटी रशिया को मिला उनकी तरफ से जो अपना बात अमेरिका को रखने के लिए। आप ये भी समझो कि अमेरिका इसमें बीच में क्यों है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज अमेरिकाज वॉर, इट इज अमेरिकाज वॉर अगेंस्ट रशिया। नहीं तो इसमें अमेरिका इतना
उछल क्यों रहा है वो सीज फायर कराने के लिए? उनका क्या रिश्ता है इसमें, इस यूक्रेन के इस लड़ाई में? अगर सच में यूक्रेन का लड़ाई होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट ए यूक्रेन रशिया वॉर, इट इज यूएस रशिया वॉर. सेकेंड ऑफ ऑल यूएस इज इन्वॉल्व्ड टोटली. मैंने जो पहले कहा है, इट इज अबाउट द लैंड रिसोर्स. लैंड बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं अमेरिका के लिए, क्योंकि वहां पे जो मिनरल्स है, आप जानते होंगे 20,000 मिनरल डिपॉजिट वहां पे यूक्रेन में है. उसमें से सिर्फ ऑलमोस्ट 2,800 में माइनिंग हो रही है. वो आपको सब जान के हैरानी होगी कि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इट्स हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अमेरिकन लोगों के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए बेसिकली. तो इसके मतलब ये बनता है कि बोथ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी आर इक्वली सपोर्टिंग दिस वॉर. मेरे जो यहाँ की जो हर स्टेट में 2 सेनेटर्स होती है, हमारी जो रिपब्लिकन सेनेटर है सेनेटर रॉन जॉनसन, ही ऑल्सो सपोर्टेड दिस वॉर एंड मैं उनके साथ अलाइन नहीं करती हूँ. नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ है ये अमेरिका के लिए हुआ है, ऑब्वियसली आप जानते हो. अब जो यूक्रेन का नेटो में ज्वाइन करना, ये भी अमेरिका उनको उकसाया है, और रशिया के लिए फाइट करने के लिए अमेरिका उकसाया है, और ऑब्वियसली यूरोप तो है ही. बट एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किसको हुआ? यूक्रेन को हुआ, और उनके लोगों के लिए उनको लोगों के हुआ. लेकिन पॉलिटिकली यूक्रेन अभी है कहां पे? ऑब्वियसली अभी इलेक्शन होगा तो ज़ेलेंस्की हार जाएगा. और पिछले 3-3.5 साल से, पहले दिन से अमेरिका और वेस्टर्न जो नैरेटिव प्रोपेगेंडा चैनल्स है, यही हमें बता के गए हैं कि यूक्रेन इज विनिंग. अभी 3.5 साल के बाद there is no other option. Both the party know that it's actually Ukraine was losing from the day one. लेकिन at the end of the day हमें ये फीड करा गया है मैसेजिंग की तरफ से, प्रोपेगेंडा की तरफ से और नैरेटिव की तरफ से कि यूक्रेन वाज विनिंग. यूक्रेन इज नॉट विनिंग. तो ये जो सच बात है मैडम, इसको लोगों को जानना चाहिए, अपने तरफ से ये बात बोलना भी चाहिए कि US has lost this war, Ukraine has lost this war, and in this particular case, Russia is on the right side of the history. ओके बैल साहब, मैं पूर्णिमा जी की बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ, आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलती हूँ. जो इससे पहले मुलाकात हुई थी ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में, और हमने देखा था जिस तरीके से गर्माहट, और इसके बाद फिर टेबल टॉक जो है वो बहुत वक्त तक हुई भी नहीं. पूर्णिमा जी ने जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेस, ट्रंप एक बिजनेसमैन की तरह इस पूरे सीज फायर को देख रहे हैं कि, और क्या अब लग रहा है कि ज़ेलेंस्की सरेंडर कर देंगे इस बार ट्रंप के आगे, क्योंकि पिछली बार तो वो नहीं माने थे. देखिए, ज़ेलेंस्की को लगता है कि यूरोप के साथ जब वो आए हैं तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट यूरोप का है. और आपने देखा जितने भी यूरोपियन लीडर्स थे, सबसे पहले जब उतरे वॉशिंगटन में, तो सबसे पहले यूक्रेन की एम्बेसी में चले गए और वहां पे उनकी मीटिंग हुई. और इसमें स्टारमर जो है वो काफी लीड ले रहे थे. यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत लीड ली थी, और वो चाहते हैं कि ये युद्ध ना रुके. इनफैक्ट यूरोप नहीं चाहता कि युद्ध रुके, और वो क्यों नहीं चाहता इसके बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि उनके लिए रशिया नंबर 1 थ्रेट है. अगर वर्ल्ड वॉर 1 देखें, वर्ल्ड वॉर 2 देखें, या किसी तरीके से भी देखें तो. और आप पूरी यूरोप की सेनाएं देख लीजिए. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. लग्जमबर्ग जो एक साइड पे 1000 के करीब ही है उसकी आर्मी के, और अगर हम हाईएस्ट साइड पे चले जाएं, यूके के तीनों सर्विसेज के भी मिला लें और आसपास उनके मरीज भी मिला ले तो 1,84,000 नहीं बनते. तो जर्मनी के 1,80,000, फ्रांस के 2 लाख, तो भारत के कितने हैं? 14 लाख. कैन यू बिलीव दिस? और रशिया के कितने? 9 लाख के करीब. आप कहां कंपेयर कर रहे हैं? पूरे यूरोप की फौजें भी अगर साथ में मिल जाए, जिनके पास अलग अलग इक्विपमेंट है, अलग अलग नंबर्स है, कोऑर्डिनेशन का, कमांड एंड कंट्रोल का, इंटीग्रेशन का, कंपैटिबिलिटी का, इतनी प्रॉब्लम्स होगी अगर कल वो खाली रशिया के साथ लड़े. अगर अमेरिका साथ में ना हो, अमेरिका है तो नाटो है. जिस दिन अमेरिका नहीं होगा, नाटो खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाटो के अंदर आज उतनी शक्ति नहीं है अपने अंदर. अभी तभी बातचीत चल रही थी कि इनका जीडीपी बढ़ा के 5% किया जाए. ट्रंप चाहते थे कि इनका जीडीपी बढ़े ताकि ये रक्षा अपने आप कर सके. और इसमें मैं एक बात से, जो हमारी गेस्ट जुड़ी हुई है अमेरिका से, मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं कि ये युद्ध रशिया ने तब शुरू किया था जब उनको लगा था कि नाटो उनके डोर स्टेप पे आ चुका है. यानी कि यूक्रेन ने जब नाटो के लिए किया,
और जेलेंस्की पावर में आए थे 2019 में, ये कहते हुए आए थे पावर में कि रशिया के साथ वो दोस्ती करेंगे और बेहतर रिलेशंस करेंगे। लेकिन किया क्या, उन्होंने कहर बरसा दिया था डॉनबास एरिया के अंदर, जो कि रशियन स्पीकिंग एरिया है। क्रीमिया को तो 2014 में ही रशिया ने ले लिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि यूरोप नहीं चाहता इस समय कोई भी समझौता हो। जेलेंस्की के लिए पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है कि अगर कोई सोल्यूशन हो गया तो जेलेंस्की की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, हो सकता है उनके ऊपर केसेस लग जाए। और मजे की बात यह है कि जेलेंस्की की आर्मी भी इस समय उनसे खुश नहीं है। उन्होंने एक आर्मी चीफ को चेंज किया था, लेकिन इस समय उनकी आर्मी थक चुकी है। लड़के 1 लाख के करीब उनके सोल्जर्स मारे गए। 2 जनरेशन जो उनके यंग यूथ की है यूक्रेन की, वो जा चुकी है। 5 से 7 मिलियन लोग वहां बाहर पलायन कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय जेलेंस्की के लिए हालात बहुत बुरे हैं। अमेरिका अगर बंद कर दे हथियार देने, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये युद्ध अगले 2 या 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता। और रशिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विंटर्स आने से पहले सबसे गेन जो किया है इस वार्तालाप में, जो पिछली हुई थी अलास्का में और अब तक, वो रशिया ने गेन किया, वो है टाइम की विंटर सेट होने से पहले, अक्टूबर से पहले, वो जो बाकी स्लोवियंस की मैं आपको बात कर रहा था, जो बिल्कुल नहीं देना चाहता यूक्रेन या जेलेंस्की, वो वाला एरिया भी वो ऑक्यूपाई करना है, जो सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो उसके बाद पूरा का पूरा डॉनबास उनके पास आ जाएगा। और यही वो चाहते हैं, डॉनबास चाहते हैं, क्रीमिया चाहते हैं, इलेक्शंस हो वहां पे। देखिए, यहाँ पर बार बार यूरोपियन नेताओं की बात हो रही है, यूरोपियन देश की बात हो रही है। सोई साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो बात हो रही है बार बार कि यूरोपियन जो देश हैं वो ही नहीं चाहते हैं कि वॉर खत्म हो, क्या वो ये नहीं चाहते हैं कि इस पूरी वॉर को खत्म करने का क्रेडिट अमेरिका के पास चला जाए, या फिर अमेरिका और यूरोप अभी सेम पेज पर है, एक ही पिच पर वो खेल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको आज की मुलाकात के बाद? ममता जी, जिस प्रकार से यूरोप के 7 देशों के 7 बड़े लीडर शॉर्ट नोटिस पर आए हैं, ये दिखा रहे कितनी इंपॉर्टेंस वो दे रहे हैं। और वो यूक्रेन के साथ अपना साथ भी दिखाने के, सॉलिडारिटी जिसको कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। आपको दबाया नहीं जा सकता कि अमेरिका में आप गए तो आप अकेले पड़ गए, पिछली बार दबाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं होने देंगे। और जैसा एयर कमांडर ने बताया था कि पहले वो इन हाउस बातचीत की, उनके एम्बेसी में जाके उन्होंने बातचीत की। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो वो डेफिनेटली रशिया से थ्रेटन फील करते हैं क्योंकि अमेरिका रशिया से बहुत दूर है, और अगर कुछ भी खतरा होगा तो सबसे पहले यूरोप में आएगा। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ये देखा था कि यूरोप भी सबसे ज्यादा त्रासित हो सकता है। दूसरी बात, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये भ्रम भी है, कई बार ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी रशिया ने अभी तक नेटो के किसी देश को नहीं छेड़ा। उनको पता है, रशिया को पता है कि नेटो के देश उनको इंटेलिजेंस दे रहे हैं, नेटो के देश हथियार दे रहे हैं, नेटो के देश पैसा दे रहे हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन आज 3 साल से ज्यादा, 3.5 साल से लड़ाई लड़ पा रहा है। तो उसके सब होने के बाद भी रशिया ने नेटो की किसी देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्टिकल 5 के अंदर अगर किसी भी देश पर हमला होता है तो पूरे नेटो के देश एक तरह से संधि के तहत सबके देश उनके साथ लड़ाई हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इतना आसान नहीं है रशिया के लिए भी कि वो नेटो के साथ लड़ाई लड़े। ये एक मीडिया के द्वारा या उनके अपने द्वारा भी बनाया हुआ एक भ्रम है या डर है, या कई बार जैसे प्रोमिला जी कह रही थी कि वो यूक्रेन के द्वारा भी इस तरह का डर फैलाया होगा कि ताकि इनको मदद मिलती रहे, पैसे मिलते रहे, हथियार मिलते रहे। और यहाँ एक बात निश्चित है कि अमेरिका ने अपनी मदद बंद कर दी, तो यूक्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो ज्यादा दिन लड़ाई लड़ सके। यही एक, जैसे पहले आपने एक सवाल पूछा था, क्या वो अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स अपनाएगा? मुझे उम्मीद है कि पूरी प्रेशर टैक्टिक्स लगाए, क्योंकि यहाँ पे अभी ट्रम्प की साख का भी सवाल हो गया कि अलास्का में मीटिंग हुई, ये बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। अगर पुतिन को लेके आए हैं आइसोलेशन में, पूरी दुनिया कहती है उनसे बातचीत नहीं करनी है, फिर भी उनसे बातचीत की, एक अमेरिका इनिशिएटिव ले रहा है। अगर ये इनिशिएटिव फेल नहीं होने दे सकते, ये भी मैं जानता हूं, तो चाहे साम दाम दंड भेद किसी प्रकार का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौता लाने की कोशिश। लेकिन सोई साहब, जिस तरीके से ट्रंप ने इस मीटिंग के दौरान ये भी कहा कि ये लास्ट मीटिंग नहीं है, आगे ज़ेलेंस्की के साथ और भी मीटिंग्स होंगी, यानी कि 1-2 मीटिंग्स में तो कुछ भी निर्णय नहीं निकलेगा। ये भी कहा कि कल अभी पुतिन से बात होगी, लेकिन क्या पुतिन इतनी आसानी से उनके टर्म्स और कंडीशंस में मान पाएंगे?
नहीं, बिल्कुल ये बात देखिए, जब पहले अलास्का मीटिंग में सबने का कुछ भी नहीं निकला, लेकिन वो एक रशिया की इच्छा जानने की थी, वो सब उन्हें आइडिया लगा, वो अब इधर कन्वे किया, अभी इनकी इच्छा है। फिर जैसे उन्होंने साफ कहा कि हम इसके बाद पुतिन से बात करेंगे, तो दोनों जगह यहाँ की बात उधर, उधर की बात इधर। उसको क्या भैया तुम थोड़ा मान जाओ, तुम थोड़ी जमीन कम ले लो, इसको क्या तुम मान जा, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी हार निश्चित है, तुम लड़ने में सक्षम नहीं हो, और लोग मरते रहेंगे और लोग खत्म होते रहेंगे, किसी न किसी तरह से मैं तुम्हें ये मदद दूंगा, रिकंस्ट्रक्शन में मदद दूंगा, जो भी करके ये कहीं ना कहीं कोशिश ये रहेगी। जैसे उन्होंने बार बार ये बात कही, मीटिंगों का दौर जारी रहेगा, ये एक उम्मीद दिखाता है, ये दिखाता कि वो एक उम्मीद के ऊपर है। मैं समय अमेरिका में हूँ यहाँ पे, और ये उम्मीद दिखाता है कि मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा, और एक सिंसियर कोशिश हो रही है इस समय में अमेरिका के द्वारा शांति के लिए, चाहे वो रेयर अर्थ के लिए हो, चाहे वो आज और ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो आज और जगह जो इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो ईरान को सॉर्ट आउट करना है, बाकी जगह सॉर्ट आउट करना है, या उनको लग रहा है कि अब वहां रिकंस्ट्रक्शन का टाइम हो गया, वहां भी अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा होगा। बहुत से एंगल ऐसे निकल के आते हैं जब यहाँ बातचीतें होती हैं कि क्या कारण हो सकते हैं अभी एकदम पीस लेके आने का। और एक साख का तो सवाल है ही है कि उन्होंने चुनाव में जो वादा किया था उसको पूरा किस प्रकार से करें। बस ये पीस टॉक हो पाएगी या नहीं, क्या तीनों देश एक ही टेबल पर आ पाएंगे या नहीं, यही बड़ा सवाल बना हुआ है। पूर्णिमा नाथ जी, इससे पहले जो मुलाकात हुई पुतिन के साथ ट्रंप की, पुतिन का ही मैंडेट लेके तो यूक्रेन के पास पहुंचे थे ना, आज बातचीत हुई थी, अब यूक्रेन का मैंडेट पुतिन के पास पहुंचाना है। आपको लग रहा है इसके बाद पुतिन तैयार होंगे एक साथ बातचीत करने के लिए? मैम, एक बात हमें ये क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में, ये युद्ध शुरू क्यों हुआ? आज से तो शुरू नहीं हुआ ना, 3 साल पहले शुरू हुआ। 2014 में जो कू अटेम्प्ट किया था, उन्होंने कौन किया था? अमेरिका ने करवाया था। आपको उससे पहले आप चले जाओ 1991 में जब सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुआ, उसके बाद भी नेटो एक्सपेंशन की बात हो, वो लोग जो प्रॉमिस किए थे ईस्ट वर्ल्ड कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, फिर भी एक्सपेंशन हुआ है। ऑन टॉप ऑफ इट रशिया ने बार बार कम्युनिकेट कर रहे थे कि दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, बट अमेरिका ये थोड़ी सुना है। अमेरिका की ये जो एक एटीट्यूड बन गया कि हम पावरफुल नेशन है, हम कुछ भी करेंगे, कभी भी कहीं भी करेंगे, ये जो एटीट्यूड बन चुका है आज, अभी इंडिया के ऊपर भी उनका यही एटीट्यूड आपको दिख रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट रशिया को खत्म करना उनका एजेंडा है, ये तो पहले से है। कोल्ड वॉर कभी खत्म नहीं हुआ। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, ये आप अगर ये सोच के बैठे हो सीज फायर हो जाएगा, ये सीज फायर अगर कर भी लिया है तो ये लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं, किसी को नहीं पता है। एट द एंड ऑफ द डे रशिया को खत्म करके सोवियत यूनियन का नाम मिटाने की जो चक्कर ये अमेरिका चला रहा है, ये बात हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट रशिया ऑल्सो। यहां से निकल के अभी चाइना की तरफ पिवोट करना है, वहां पे नया वॉर शुरू करने वाला है। तो ये जो आप सोच रहे हो एक वॉर खत्म होगा, सीज फायर होगा और वॉर नहीं होगा, आई एम सॉरी टू से दैट दिस इज नॉट व्हाट आई सी दैट वॉर इज गोइंग टू कंटिन्यू। आज ये नहीं हुआ तो कुछ और होने वाला है। अब ईरान, इंडिया, चाइना सब ले लो तो ये चलता रहेगा, दिस इज अ सिलसिला चलता रहेगा। अब अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ये इनकी बजट जो है बढ़ता ही जाता है और सब कंट्री में यही डील तो चल रही है कि अमेरिका का वेपन खरीदो। तो ये कंट्री कैसे चलेगा विदाउट द अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स? और सीआईए की जो और इंटेलिजेंस का एजेंडा होता है, रेजिम चेंज की एजेंडा होती है, इनकी बात कोई अगर सुनते नहीं है, उनको जाके पॉलिटिकली एंगेज होना इनका जो चलता रहता है, ये सिलसिला चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली अभी अमेरिका जो सिचुएशन में है, इनकी डॉलर इज फॉलिंग रैपिडली। ऑब्वियसली ब्रिक्स अभी बिकॉज ऑफ द अटैक ऑन इंडिया ऑल्सो, इंडिया वेंट टू रशिया एंड क्लोजर टू चाइना। रशिया जो भी ऑलवेज फ्रेंड है, चाइना को तो फ्रेंड नहीं मान सकते हो ना। हालात की सिचुएशन ऐसा है कि चाइना के साथ जाके आप बात करना जरूरी है। अब अमेरिका की जो सिचुएशन है, चाइना के ऊपर अगर आपने एडिशनल तारीफ लगा भी दिया, यहाँ पे प्रॉब्लम होगा सप्लाई चेन की। उनको पता है, दिस इज व्हाई मार्को रूबियो हो और पीटर नवारो हो, वो लोग जाके कह रहे कि उनको पता है कि 50% के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ये पॉलिटिकली इफ आई एम स्पीकिंग,
हम जीओपी को पता है कि क्या कर रहे हैं। ये स्टूपिड लोग तो है नहीं कि उनको नहीं पता कि क्या नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स के चक्कर में हमारे जैसे लोग, यहाँ पे जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, जो पॉलिटिशियन नहीं है, जो मिलियनियर्स नहीं है, जो बिलियनियर्स नहीं है, उनके ऊपर प्रॉब्लम होगा। पॉलिटिक्स was supposed to serve the people, लेकिन ये at the end of the day पीपल को सर्व नहीं कर रहे। ये जो ज़ेलेंस्की ने पॉलिटिक्स खेला, उनके लोगों के ऊपर प्रॉब्लम हुआ। अभी यूरोपियन यूनियन जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रम्प जो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अभी वो बाइडेन जो पॉलिटिक्स खेला है, यहाँ पे अमेरिकन लोगों के ऊपर लगा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। अब मुझे बताइए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो कैंपेन ट्रेल में वादा किया था यहाँ पे इन्फ्लेशन कम करेंगे, कहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुआ है? बोल रहे थे उस दिन एग्स का प्राइस 400% कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप जब एग खरीदने जाते हो, वो दुकानदार आपको तीन टाइम्स ज्यादा पैसा देके एग आपके हाथ में पकड़ा देंगे। तो ये जो बात होती है, पॉलिटिकल बात होती है, अनफॉर्चुनेटली जो मिलियनियर्स नहीं है, जो नॉर्मल कॉमन रेगुलर लोग हैं, उनके ऊपर हावी होने वाला है। और जो इनकम गैप है, जो वेल्थ गैप है बिटवीन द रिच एंड पुअर, इट्स गोइंग टू इंक्रीज exactly like how it happened in India also। हमारे जैसे लोग यहाँ पे आए थे because of a idea that हमारे लाइफ थोड़ा सा अच्छा होगा, इंडिया से अच्छा होगा। हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, यहाँ पे आते हैं। सब कुछ चेंज हो गया, लीडर बदला, सब कुछ बदल गया। पुतिन ने कहा, ट्रंप ने कहा कि मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन जो नारा वो देकर आए थे, जो बातें कहकर आए थे, उस पर उनके लिए भी खरा उतरना बहुत मुश्किल है। विनय जी, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो अगर मैं ड्रेसअप को लेकर बात करूं, बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ट्रंप को इससे भी आपत्ति थी। जब ज़ेलेंस्की पिछली मुलाकात करने आए थे तो उनके ड्रेसअप को लेकर खूब चर्चा हुई। इस बार हमने देखा ज़ेलेंस्की ने वो भी चेंज किया। वो सूट तो जरूर नहीं पहने, लेकिन ब्लेजर पहनकर यहां पर आए। तो क्या ये माना जाए ज़ेलेंस्की किसी तरीके का कोई भी मौका ट्रंप को नहीं देना चाह रहे हैं? ट्रंप की पॉलिटिक्स के आगे जो उनकी स्ट्रैटेजी है, कहीं ना कहीं अब ज़ेलेंस्की को भी ये लग रहा है कि फायदा इसी में है, नहीं तो अमेरिका अगर हाथ पीछे खींच लिया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। बात ऐसी है कि ज़ेलेंस्की के जो गुरु हैं वो ब्रिटिश वो सेटअप है, क्योंकि ब्रिटेन का जो हमेशा रहा है रूस के खिलाफ, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में बहुत पुरानी है। क्योंकि राजा कोई रूस के राजा देवर कजिन्स जार्स, तो उनके बीच में कभी लड़ाई होगी या जो भी कुछ है, पर तो तब से वो चला आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ होता है ना रजवाड़ों में, तो ये तो यहाँ जो देखा जा रहा है कि जो आपको मालूम ही होगा कि जब ये तो ज़ेलेंस्की ने सब पे साइन कर दिए थे इस्तांबुल प्रोटोकॉल पे, और पर ये बोरिस जॉनसन ने आके कहा कि नहीं लड़ो, तुम लड़ो, हम तुम्हें लड़वाएंगे। तो आज भी आप देखिए कि अभी कहा है कि वो स्टारमर जो है वहां पर वो लीड कर रहे हैं सब यूरोपियंस को। तो इसलिए ज़ेलेंस्की तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो भी करे, क्योंकि फाइनली जो है लोग जानते हैं कि तो जैसे यूक्रेनी लोग कहते हैं मुझसे, कह रहे क्या है, ये तो अपना पैसा इसने बाहर रखा हुआ है, चला जाएगा, बच्चे इसके वहां हैं, बीवी एक दिन बैठ के एकदम गायब हो जाएंगे, हम लोग मरेंगे। यहाँ एक और बात ये है जो कोई नहीं कह रहा है कि यूक्रेनियन जो है वो स्लावोनिक क्रिश्चियंस हैं, ज़ेलेंस्की जो है वो यहूदी हैं। इसलिए और यूक्रेन ये इसमें रशियन एम्पायर में यूक्रेन में सबसे ज्यादा यहूदियों को सताया गया था, यूक्रेन में, रशिया में नहीं, यूक्रेन में सताया गया था। जो आपके इतिहास में आपने पढ़ा होगा ये कि वो ब्लैक हंड्रेड्स होते थे जो हमले करते थे यहूदियों पर, तो ये यूक्रेन वाला इलाका है, तो वहीं एक्चुअली इसका काफी जोर है। तो इसलिए ज़ेलेंस्की को बहुत डर ये है कि अगर कोई वहां पे वेस्टर्न प्रेजेंस ना हो
तो देश में बहुत जबरदस्त गृह युद्ध शुरू होगा। ठीक है, जाहिर तौर पे क्योंकि- यहाँ पर यूक्रेन के लिए अमेरिका इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। बल जी, यही समझा जाए इस वक्त, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि या तो युद्ध खत्म करिए या अपने आप से लड़ लीजिए। तो इस वक्त अमेरिका की मौजूदगी यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, उनके पास चॉइसेस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये प्रिया जी, यही है हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और हार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि अभी अमेरिका इज द की स्टेट जो इनकी मदद कर सकता है यूक्रेन की, चाहे मिलिटरीली। जब उनसे पूछा गया क्वेश्चन जो आपने बताया था कि यूक्रेन को क्या चाहिए, उन्होंने कहा हमारे को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, हमको एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमको पैट्रियट्स चाहिए, क्योंकि जो मिसाइल और ड्रोन्स आ रहे हैं रशिया से, जो सैकड़ों की संख्या में आते हैं और जो लाखों की तरह प्रोडक्शन कर रहे हैं हम एक महीने के अंदर ड्रोन्स का, तो कहीं ना कहीं उनको इस समय एयर डिफेंस की जरूरत है। वो सिर्फ अमेरिका दे सकता है, क्योंकि बाकी सभी देशों के पास, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, उनके पास बहुत कम मिलिट्री है, बहुत कम मिलिट्री इक्विपमेंट, और खासकर जो एयर डिफेंस जो इक्विपमेंट एयर डिफेंस की है, जो अमेरिका की है, वो विश्व में बहुत ही अच्छी है और टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है। और वो ये बात तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी उसके बाद कही कि हमारी जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। और लेकिन अगर उनको एयर डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, अगर उनको मदद चाहिए, तो वो सिर्फ अमेरिका दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। लेकिन मैं एक चीज यहाँ, एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूं, अगर आप परमिट करें तो। जो एक बात हम कर रहे थे कि रशिया थ्रेट है यूरोप के लिए, रशिया कोई थ्रेट नहीं है। ये वॉर भी तब शुरू हुआ था जब नाटो की बाउंड्री बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक आने वाली थी, यानी कि जब यूक्रेन ने कहा कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और वो ज़ेलेंस्की थे जिन्होंने पुश किया था कि यूक्रेन को नाटो में सम्मिलित किया जाए। उस समय भी वैसे अमेरिका ने हाँ नहीं कही थी, लेकिन जब ये बात कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रही तो रशिया ने काफी कोशिश की थी डिप्लोमेटिकली कि बात को सुधारा जाए, लेकिन वो बात सुधरी नहीं, तो उन्होंने फाइनली अटैक कर दिया। ये एक बात आ जाती है। दूसरी, रशिया कभी भी नाटो या किसी भी यूरोपियन देश को अटैक नहीं करेगा। उसके खुद अपने लाखों की संख्या में सोल्जर्स भी मारे गए हैं और कई सोल्जर्स जो है लाखों की संख्या में घायल भी हुए हैं, और उसकी आर्म फोर्सेस को और उसकी इकोनॉमी को भी धक्का लगा, और सैंक्शन जो हजारों की संख्या में उनके ऊपर लगाए गए हैं, तो उसका भी बहुत भारी इफेक्ट पड़ रहा है। रशिया कभी भी किसी तो बाल साहब, आज जो ये यूरोपियन नेताओं की मौजूदगी हम व्हाइट हाउस में देख रहे हैं, इसे आप रूस के खिलाफ नया फ्रंट नहीं मान रहे, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूं यूरोपियन देश जो है वो नहीं चाहते हैं युद्ध बंद हो, वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की लड़ता रहे। जैसे बिडेन का एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था जब हम बिडेन के लिए कहते थे कि दे वांट, यूएस वांट्स यूक्रेन टू फाइट टिल द लास्ट यूक्रेनियन, मतलब वो लड़ाना चाहते हैं, हम अपनी इक्विपमेंट देंगे, तब तक लड़ते रहो जब तक आखिरी यूक्रेनियन नहीं मरता। तो ये वाली सिचुएशन आज यूरोप कर रहा है। सेम चीज जो बिडेन की पॉलिसी थी वही अब यूरोप फॉलो कर रहा है कि उनको लगता है उनकी थ्रेट रशिया है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग रशिया इस समय कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ना ही कुछ समय के आगे करेगा। कि जैसे कि जनरल साहब ने बड़ा क्लियरली बताया था कि आर्टिकल 5 के अंदर एक देश को भी वो अटैक करता है यूरोप के जो नाटो के अंदर है, तो 32 के 32 देशों के साथ, और तब अमेरिका को भी कूदना पड़ेगा। रशिया कभी अटैक नहीं करेगा इस समय भी, नेक्स्ट आने वाले जो फोर्सिएबल फ्यूचर है उसके अंदर भी नहीं। यूरोप ये बात को बार बार ला रहा है, और ज़ेलेंस्की करता है। ज़ेलेंस्की को आप देखिए हमेशा कहता है यूरोप के लिए भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, यूरोप के लिए भी हम फ्रंटलाइन देश हैं। जब वो ये कहता है तो यूरोपियंस को मौका मिल जाता है उसको लड़वाने का। और हमने जैसे डिस्कस कर लिया ऑलरेडी काफी टाइम कि ज़ेलेंस्की कभी नहीं चाहेंगे ये युद्ध बंद हो जाए टेरिटोरियल कंसेशन देने के बाद। अगर टेरिटोरियल कंसेशन होते हैं तो ज़ेलेंस्की खत्म है। बाल साहब, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि यूरोप चाहता ही नहीं है कि जंग खत्म हो, तो फिर यूक्रेन के लिए कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल चैलेंज आप देख रहे हैं इस वक्त? फिर बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। इस समय ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है। वो आप देखिए पिछली बार जब पीस मीटिंग हुई थी तो एक दिन पहले ज़ेलेंस्की ने ऑप्स स्पाइडर वेब करके रशिया के अंदर जाके 8000 किलोमीटर तक अंदर जाके उन्होंने 20 बॉम्बर्स के करीब, कहे गए थे 40, लेकिन 20 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया एक दिन पहले पीस टॉक्स के। जब आप ये करते हो तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ज़ेलेंस्की चाहते ही नहीं कि पीस डील हो। उससे पहले जब आपको याद होगा एक बार सीज फायर हुआ था एनर्जी के ऊपर कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम अटैक नहीं करेंगे। सबसे पहले किसने तोड़ा?
जेलेंस्की ने तोड़ा था वो भी। जेलेंस्की नहीं चाहेंगे कि पीस हो, चाहे उनका यूक्रेन बर्बाद हो जाए। यही एक देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है पॉलिटिशियन और एक होता है स्टेट्समैन। जेलेंस्की पॉलिटिशियन है, यूरोपियन लीडर्स पॉलिटिशियन है, और मैं यहां तक कहूंगा कि ट्रंप भी पॉलिटिशियन है, हालांकि वो रोल प्ले कर रहे हैं इस समय स्टेट्समैन का, और स्टेट्समैन युद्ध रुकवाते हैं। सोई साहब, पिछले 4 साल से दोनों के बीच वॉर चल रहा है और आज मैं एक अपडेट भी दे दूं इस मीटिंग से जो आया। ट्रंप ने फिर से वही पुरानी बात दोहराई है कि अगर जेलेंस्की चाहे तो ये वॉर खत्म हो सकती है। पूरी की पूरी जो गेंद है वो वापस से जेलेंस्की के पाले में, लेकिन जो शर्त है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि अपना कुछ जमीन देना होगा, रशिया इसके बिना मानेगा नहीं, जेलेंस्की ये देने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या सिचुएशन आपको इस वक्त नजर आ रही है? क्या वो एक रास्ता निकल पाएगा? कोई कॉन्क्रीट इस मीटिंग से मिलेगा? रिया सिंह जी, मुझे बहुत हंसी आती है क्योंकि आप देखिए कि लड़ाई किसने शुरू करवाई। उनको पंप अप कर दिया कि भैया नेटो ज्वाइन करो, रशिया मना करता था, इन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हथियार देंगे, सब कुछ देंगे, इंटेलिजेंस देंगे, लड़वा दिया, यूक्रेन को खत्म करवा दिया। आज उसकी हालत बिल्कुल खंडर बन चुकी है, लाखों लोग मर चुके हैं, घायल हो चुके हैं, रिफ्यूजी बन चुके हैं, शरणार्थी बन के दूसरे देशों में चले गए, वहां गरीबी की हालत हो गई है। और जिस प्रकार से आज उनके ऊपर उधार चढ़ चुका है क्योंकि किसी ने मदद नहीं की, या आज ये भी ट्रम्प ने भी साफ कह दिया, यूरोपियन यूनियन भी साफ कहता है कि कोई हमने फ्री में हथियार नहीं दिया, सब पैसे लेंगे तुमसे। तो भैया फिर किस बात की मदद हुई, किस लिए उसको चढ़ा दिया एक तरह से, भैया तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। साथ किस बात की, तो उन्होंने बिजनेस कर लिया अपना, इन्होंने माल भेज दिया अपना। और यही बात है आज जो शायद मुझे लग रहा है कभी कभी शांति की बात है, 2-3 बात है कि अब वो रिकंस्ट्रक्शन का टाइम आ गया। लड़ाई 3.5 साल चल गई, अभी इनको लग रहा है कि अभी और ज्यादा लड़ने की हिम्मत नहीं है, अब शांति करवाओ, अब रिकंस्ट्रक्शन करो, अब पैसे वसूली करो, अब वहां से रेयर निकालो और अपना जो इकोनॉमी को बेहतर करो। और ये बात चल रही। यूरोपियन यूनियन क्या हुआ, अब इन्होंने ब्रिटेन के साथ डील की थी, यूक्रेन ने 100 साल की या 50 साल की डील की थी फरवरी मार्च में, उसके बाद से ट्रम्प की मीटिंग से पहले तब नाराज हो गए क्योंकि आज ये चाह रहे हैं कि हर देश चाह रहा है कि ट्रम्प की पॉलिसी को हम कंट्रोल करें। अमेरिका चाह रहा है मैं कंट्रोल करूं, यूरोपीय देश चाह रहे हैं मैं कंट्रोल करूं, और मारा जा रहा है कौन, मारे जा रहे हैं यूक्रेन का नुकसान होता जा रहा है। आज कल रात को भी अटैक हुए वहां पर यूक्रेन के ऊपर रशिया के द्वारा। रशिया तो छोड़ेगा नहीं, रशिया के बाद बनते जा रहे हैं, और अगर इसको ऐसी ढीली मिली मदद मिलती रही तो यूक्रेन के जो कुछ हिस्से बचे हुए हैं धीरे धीरे रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी लैंड फोर्सेज आगे बढ़ती जा रही है और उसकी बार्गेनिंग पावर बेहतर होती जा रही है रशिया की, और यूक्रेन एक तरह से डिफेंसिव होता जा रहा है। अमेरिका ने इसलिए साफ कह दिया जिम्मेदारी आपकी है, नहीं तो आप लड़ोगे, अकेले लड़ोगे, यानी कि उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी कि भैया मारता, नहीं तो कहानी तेरी खत्म है। प्रिया जी, अलास्का में जो अभी पुतिन से मीटिंग हुई ट्रंप की, बहुत देर तक लंबी मीटिंग चली, लगा कि कुछ तो निकलेगा, लेकिन शायद पुतिन भी बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं, वो भी कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं और ट्रंप की भी यही कोशिश रही, लेकिन उसके बाद ट्रंप थोड़े टोन डाउन जरूर नजर आए। क्या एक इसे पॉजिटिव साइन माना जाए कि हो सकता है कि कोई रास्ता अब निकल जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि मीटिंग में एक जो सीज फायर वाली बात है उससे मुझे भी मिली थी पर्सनली, क्योंकि एक वन साइडेड तो नहीं हो सकती सीज फायर के लिए दोनों या तीनों पक्षों का, यूरोप का भी होना और यूक्रेन का होना बड़ा जरूरत है। ये अच्छी बात है कि अभी यूरोप के लोग भी साथ आए हैं, ताकि जो बात बनेगी तो ये अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी कि यूरोप भी इसके साथ था। जो बात आज फैसला होगा या अगली मीटिंग के लिए अगर फैसला होगा तो उसमें यूरोप का भी इसमें साथ है, उनकी भी एंडोर्समेंट है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो रशिया ने अपनी बात रख दी है, अब जैसे कि पहले भी बातचीत आई है कि वो रशिया के पाला इधर रख रहे हैं, रशिया के बाद समझा भी रहे होंगे भैया खत्म कर लो, नहीं तो लड़ाई आपकी लड़ने के काबिल आप हो नहीं। अभी ये भी बात ट्रम्प ने साफ कर दी है, क्योंकि रशिया जीत रहा है लड़ाई और आपके अंदर क्षमता नहीं है। ब्लेम वो बाइडेन के ऊपर डाल दे रहे, हालांकि ये लॉन्ग टर्म जो गेम चलता है उसके हिसाब से है, बाइडेन के ऊपर गेम डाल के आज ये अपना शांति के दूत बनना चाहते हैं कि किस प्रकार से अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति करा दी। और यूक्रेन, जैसे कि बाकी स्पीकर ने भी कहा, मेरा भी ये मानना है, यूरोपियन यूनियन इसीलिए नहीं चाहता कि हर आदमी यूक्रेन के साथ संबंध ऐसे रखना चाहता है कि वो मेरा हथियार लेता रहे, मेरा सामान लेता रहे
और इसके रेयर अर्थ पर, इसके रिसोर्सेज पर मेरा कब्जा रहे। नुकसान अल्टीमेटली यूक्रेन के आम आदमी का होगा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी गरीब बन जाएंगी और इनका अपने ही देश की किसी भी चीज पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं रहेगा। कुछ रशिया ले जाएगा, कुछ अंदर के खाने के बाकी यूरोप और अमेरिका ले जाएगा। यूक्रेन वहीं का वहीं, इसको चने के झाड़ पर चढ़ा के लड़वा दिया और सबने हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्रेन का नुकसान होता दिख रहा है। बैल साहब जरा ये भी समझाइए कि अमेरिका इस वक्त जिस पोजीशन में है, जो मीडिएशन वो कर रहा है, जो मध्यस्थता वो कर रहा है, इसके पीछे जाहिर तौर पे अमेरिका ये चाहता है कि जंग रुक जाए, या फिर ये सिर्फ एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश हो रही है? आपकी नजर से क्या लग रहा है आपको? देखिए, ट्रंप को किसी भी हालत में नोबेल पीस प्राइज चाहिए। उसके लिए कितने युद्ध उन्होंने रुकवाए, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने कंबोडिया और 6 युद्ध रुकवाए बोल रहे हैं वो। बिल्कुल, कई युद्ध रुकवाया, कंबोडिया का रुकवाया, आर्मेनिया अजरबैजान का रुकवाया और कई सारे रुकवाए। तो वो ये हमेशा बोलते हैं कि मैं पीस डील्स करने में माहिर हूं। तो उनका एम ये है कि जितनी ज्यादा पीस डील करूंगा, जैसे उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान में भी मैंने मध्यस्थता की और हमने युद्ध रुकवाया और 2 न्यूक्लियर नेशंस में रुकवाया, और जो युद्ध जो 3.5 साल से चल रहा है रशिया यूक्रेन का, अगर वो रुकवा देते हैं तो ये सच्ची बात है कि वो दावेदार बन जाएंगे नोबेल पीस प्राइज के। ये एक बहुत बड़ी चीज है उनके लिए। इसमें एक और भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे हम मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, जो कि हमारे गेस्ट जो थे अमेरिका से, वो ज्यादा बता पाते पर चली गई हैं वो। तो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी इस शुरू से ही चाहती थी कि ये जो यूक्रेन वाला युद्ध है ये बंद हो जाए। इसी वजह से इन्होंने कहा था कि मैं 24 घंटे के अंदर ये युद्ध बंद करवा दूंगा, लेकिन करवा नहीं पाए क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो अभी आपके साथ सारी डिस्कस हो चुकी है, वो सारी चीजें हमने बातचीत की उसके ऊपर। लेकिन जरूर अगर कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो अमेरिका रुकवा सकता है, कोई युद्ध रुकवा सकता है तो वो ट्रंप रुकवा सकता है, क्योंकि वो इस समय पूरे जोर से लगा है कि किसी ना किसी तरीके से इस युद्ध को बंद करवाओ। और सबसे बड़ा तरीका यह है कि अमेरिका हथियार देने बंद कर दे। उन्होंने एक चीज कही थी, हम हथियार बेचेंगे नाटो को, और नाटो जिसको मर्जी दे, चाहे वो यूक्रेन को दे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर वो हथियार यूरोपियन एरिया में आने से, नाटो को भी देने से बंद कर दे और खासकर यूक्रेन तक ना जा पाए हथियार, तो ये युद्ध अपने आप ही खत्म हो जाएगा अगले 2 या 3 महीने के अंदर। लेकिन बैल साहब, जिस तरीके से किसी भी लीडर से मीटिंग के पहले हमने देखा है, ट्रंप का एक स्टेटमेंट आ जाता है। पुतिन से भी जब मीटिंग की उससे पहले भी उन्होंने एक धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर कुछ नहीं होता तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेलेंस्की को भी पहले कई बार वो इनडायरेक्ट वे में हमने देखा है कि कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट पास कर ही देते हैं जो कि कंफर्टेबल तो नहीं करता कम से कम नेताओं को। तो ऐसे में जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं ट्रंप, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं? क्या वाकई अमेरिका आज उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो किसी भी कंट्री के साथ किसी भी तरीके की कोई डील करवा ले? देखिए, आपने भी एक बड़ी अच्छे इशू को टेकअप किया है। जब उन्होंने देखा कि भारत मान नहीं रहा कि हमने मध्यस्थता की है, तो उन्होंने हमारे पे 25% टैरिफ लगा दिया, जो कि पाकिस्तान को 19% लगाया, हमें 25% लगा दिया। और साथ साथ में अगर हम देखें तो रशिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हमारे ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। और चीन जो उनसे 56% तेल लेता है, हम तो फिर भी चीन से कम लेते हैं। हमारा तेल आता है 1.9 मिलियन बैरल्स पर डे, चीन का आता है 2.25 to 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे। यानी कि चीन 56% तेल लेता है रशिया से। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि वो उनको रेयर अर्थ मटेरियल देना बंद कर देंगे, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एविएशन बंद हो जाएगी जो प्रोड्यूस करते हैं। यहां तक कि जो स्टेल्थ फाइटर है उसमें 400 किलोग्राम का रेयर अर्थ मटेरियल लगता है। तो सोचिए चीन के पास कितना बड़ा, चीन ने भारत पे भी देना बंद किया, तो हमारी 2 व्हीलर इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, इस समय 2 व्हीलर इंडस्ट्री की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है वो काफी कम प्रोडक्शन पे आ चुकी है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज इसके बारे में ये जरूर कहूंगा कि ट्रंप सोचते हैं कि वो दूसरे के ऊपर ऐसे करके प्रेशर बनाएंगे, और जिस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे लीडर्स को ह्यूमिलेट करती है। इस समय उन्होंने अपने एलाइज को एडवर्सरीज बना दिया।
कनाडा के ऊपर 35% टैक्स लगा दिया, जो उनका सबसे क्लोजेस्ट एलाय था उसको भी दुश्मन बना दिया। वो सभी को दुश्मन बना रहे हैं। इस समय अमेरिका इज द मोस्ट हेटेड नेशन इन द वर्ल्ड। आप ये चीज जब हम सब कुछ देखते हैं तो उनकी शॉर्ट टर्म में उनकी पॉलिसीज में जरूर कुछ ना कोई, जो देश इतने पावरफुल नहीं है वो उनकी बात मान लेंगे, और ज़ेलेंस्की शायद मान भी ले उनकी बात, क्योंकि वो इतना पावरफुल देश नहीं है। लेकिन जो पावरफुल देश है, मैं बहल साहब एक अपडेट दे देती हूँ। ज़ेलेंस्की रूस के साथ जमीन की अदला बदली के लिए तैयार हो गए हैं। ये मीटिंग से एक बड़ा अपडेट है। ज़ेलेंस्की मान चुके हैं, जो चाह रहे थे पुतिन, जो ट्रंप चाह रहे थे, कोशिश तो उन्होंने की कि इस तरीके की एक्सचेंज पॉलिसी ना हो, लेकिन ज़ेलेंस्की अब इसके लिए रेडी हैं। पुतिन की प्रेशर पॉलिटिक्स काम आ गई फाइनली। बहुत ही अच्छी चीज, अभी हम यही कह रहे थे ज़ेलेंस्की शायद मान भी लें, और आपने स्टेट में इसका एग्जांपल दे दिया कि ज़ेलेंस्की तैयार हैं फॉर अदला बदली के लिए। तो क्या अदला बदली हो सकती है? सूमी और खार्किव का, जैसे हम शुरू में हम बात कर रहे थे, 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो देने को तैयार हो जाएगा रशिया। ज़ैपोरिज़िया के पास का इलाका जो है वो देने को तैयार हो जाएगा। खेरसोन का हो सकता है एरिया जो है वो देने को तैयार हो जाए, लेकिन वापस क्या चाहिए उसको पूरा डॉनबास चाहिए। और जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था पहले, स्लोवियांस्क का जो एरिया वो लेना चाहेगा, जो इस समय यूक्रेन के पास है, और क्रीमिया हमेशा के लिए अब रशिया के पास चला जाएगा। तो यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में बदलाव आएगा। और अगर ये बात सच है और अगर ये बात आगे जाके प्रूव होती है तो शायद फिर ये काफी एक्सेलरेशन आ जाएगा पीस प्रोसेस की तरफ। अच्छा सोई साहब, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कैसे असर डाल सकता है? आप 3.5-4 साल तक वॉर लड़ते हैं, आप कहते हैं मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा नहीं दूंगा, कुछ दौर की बातचीत होती है, फिर आप जमीन की अदला बदली को तैयार हो जाते हैं। ये कैसे असर डालने वाला है? क्योंकि जाहिर तौर पे ये ज़ेलेंस्की की जो पॉलिटिकल छवि है उस पर तो असर डालेगा, यूक्रेन पर भी असर डालेगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने फेस सेविंग वाली बात की है। हालांकि ज़ेलेंस्की लगातार ये कहते रहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है कि हम जमीन दें या लैंड एक्सचेंज करें, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन जब आदमी को दिखता है कि कोई रास्ता ही नहीं है, जैसे अभी आप प्रिया जी भी कहती कि एक प्रेशर टैक्टिक्स जैसे बनाने वाली कोशिश है, तो वो प्रेशर टैक्टिक्स बनाई गई है। जो एक ट्रम्प की एक फिलॉसफी है कि जलने से पहले, मीटिंग के पहले कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट दो ताकि दूसरा आदमी रिएक्टिव हो जाए, और उसके बाद से बातचीत को अपनी तरफ लाके 10 की बात की तो क्या भैया 7 में मान जा, तो वो 7 में मान जाता है। इस तरह से जो बातचीत हुई, बार्गेनिंग करके उनको मनाएगा, उनका थोड़ा फेस सेविंग हो जाएगा, बिल्कुल बेइज्जती नहीं होगी, और साथ साथ एक डील भी हो जाएगी। अल्टीमेट एम दुनिया के लिए अच्छा है कि अगर डील हो जाए, क्योंकि जो सिचुएशन इस समय में चल रही थी, जैसा कि कोमोडोर अंगद बता रहे थे कि कुछ इलाके, लुहांस्क और डोनबास का इलाका जो रशियन डोमिनेटेड इलाका था, जहां पे 2014 के बाद से ही इंसर्जेंसी चल रही थी, वहां पे लगातार ऑपरेशन चल रहे थे, उनको रशिया अपने पास रखेगा। और कुछ इलाके जैसे खेरसोन, सूमी और ये इलाके इनको दे देंगे, ताकि ज़ेलेंस्की कह सके कि मैंने ये इलाके वापस ले लिए रशिया से, जो रशिया के पास थे, अपनी इज्जत बचाए। कि कुछ ना कुछ फेस सेविंग तो चाहिए उसको भी, वो देने की एक बातचीत हुई होगी। और अगली बार यह है कि इसका दुनिया के ऊपर असर ये पड़ेगा कि शायद अभी जो दुनिया, इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि टैरिफ वाला, वो शायद कम हो जाए, रशिया के साथ एक पीस आएगी, तो वहां पर ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, इन्फ्लेशन, यूरोप भी शायद राहत की सांस लेगा। अंदर खाने यूरोप भी चाह रहा होगा कि फेस में कह रहे हैं लड़ाई रशिया के साथ एक कड़ा रुख अपनाए रखे, लेकिन आम आदमी यूरोप में भी परेशान था। वहां की महंगाई जैसे बढ़ती जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी, तेल और गैस की कीमतें बढ़ती जा रही थी, उसके हिसाब से तो आम आदमी वहां का भी चाहता था कि यह शांति हो। शायद मेरे हिसाब से अगर ये ट्रम्प ये करवाने में साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके प्रेशर डाल के, पुतिन के ऊपर प्रेशर डाला, यहाँ प्रेशर डाला, लेकिन सोई शांति करवा देते हैं, तो शायद दुनिया के लिए बहुत अच्छा है। प्रिया सोई साहब, लेकिन जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात होती है, हम जियो पॉलिटिक्स के लेवल की बात करते हैं, तो ट्रंप हर चीज को बिजनेस की तरह देख रहे हैं, एक ट्रेडर की तरह ट्रेड भी लेकर आ जाते हैं वो बीच में, एक बिजनेस मैन की तरह हर चीज वो डील करने की कोशिश करते हैं। क्या ये ज्यादा समय तक चल पाएगा? ऐसा कि आज जो उनका फिलॉसफी है कि मागा, मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन,
तो ये इसके हिसाब से वो कहते जितना पैसा जहां से इकट्ठा कर लो, ज्यादा टैरिफ लगा दूं, अब मैं नेटो को बोल दिया तुम अपने डिफेंस बजट 5% ऑफ जीडीपी बनो और हम हथियार देंगे आपको। यूक्रेन को जो हथियार देने को तैयार है लेकिन थ्रू नेटो देंगे। यूक्रेन के रेयर अर्थ पर नजर है उनकी कि रेयर अर्थ किस प्रकार से हमारे काबू में है ताकि चाइना की डिपेंडेंसी की थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये एक असर, जैसे एयर कॉमोडोर अंगद बताते कि इसका असर पड़ता है लॉन्ग टर्म में, एक नेगेटिव इमेज बनती है। लेकिन अगर अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एक शॉर्ट टर्म या कुछ समय के लिए, कि वो चाहते हैं कि यहाँ के हमारा रेवेन्यू बढ़े, यहाँ की नौकरी बढ़े, यहाँ की इंडस्ट्री को संरक्षण मिले, जो कि एक लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक इस तरह होती है कि अगर इंडस्ट्री को आप संरक्षण देते हैं, बाहर टैरिफ ज्यादा लगाते हो, इंडस्ट्री की क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, किसी समय में फिर बाहर वाले जो प्रोडक्शन है वो आपके ऊपर डोमिनेट कर जाते हैं। यही कारण है कि आज उनको एक खुल के सामने आए, लेकिन ये ज्यादा टैरिफ, ज्यादा इकोनॉमी का एंगल देखते हुए लॉन्ग टर्म में अमेरिका के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रिया जी, चलिए, तो आज जो हमने बातचीत की, आज जो मुलाकात हुई यूक्रेन और अमेरिका के बीच में, ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच में, उसके डेवलपमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें बड़ा डेवलपमेंट यही है कि ज़ेलेंस्की की तरफ से जमीन की अदला बदली पर सहमति जताई गई है। वो जमीन की अदला बदली को लेकर तैयार हो गए, लेकिन अभी भी अहम सवाल यही बना हुआ है कि जो 30 शर्तें रखी गई थी अमेरिका की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि कुछ इलाके छोड़ने होंगे, क्रीमिया का सपना भूलना होगा, नाटो में आप शामिल नहीं हो सकते, क्या इन सारी शर्तों पर सहमति बन गई है? इसके डेवलपमेंट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में बने रहने के लिए, और हमारी नजर भी इस मीटिंग पर बनी हुई है।